सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम थर्ड सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट एचएचएम हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इसका सबसे पहला चैप्टर होगा और इसका लेक्चर 1 होगा और पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन की बात हम चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के सबसे पहले चैप्टर में हमारा सबसे पहला हेडिंग आता है हाइड्रोलिक्स क्या होता है। तो हाइड्रोलिक्स को हिंदी में कहते हैं द्रव इंजीनियरिंग। तो इसकी चर्चा हम करते हैं कि हाइड्रोलिक्स क्या है। तो हाइड्रोलिक्स ग्रीक भाषा के हाइडर, पहले बात ये जानिए कि हाइड्रोलिक्स ग्रीक भाषा का है। हाइड्रोलिक ग्रीक भाषा के हाइडर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पानी। तो हमने जाना कि हाइड्रोलिक ग्रीक भाषा हाइडर से सब मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है। तो द्रव इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर अवस्था तथा गतिशील अवस्था के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो द्रव इंजीनियरिंग किसकी शाखा है? द्रव इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी की शाखा है जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर अवस्था तथा उसके गति अवस्था के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें द्रव के प्रभाव, द्रव का मापन, द्रव का माप तथा चलित मशीनों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि हाइड्रोलिक क्या होता है। तो हाइड्रोलिक ग्रीक भाषा के हाइडर से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है पानी। तो इसमें क्या होता है? द्रव इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी की शाखा है जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर अवस्था तथा गतिशील अवस्था के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें द्रव का प्रवाह यानी जब द्रव स्थिर अवस्था में रहेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे उसका दाब कितना लगता है, उसका माप कितना, और जब चलित अवस्था में रहेगा तो उसके दाब, उसके प्रवाह का मापन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो द्रव चलित मशीनों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे द्रव क्या होता है। तो जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है तथा हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है द्रव कहलाता है, जैसे लकड़ी, कोयला आदि। तो द्रव क्या होता है? जो वस्तु स्थान घेरता तथा जिसमें भार होता है तथा हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभाव पड़ता है द्रव कहलाता है। यानी जितने भी हम देखते हैं हमारे आसपास में सभी वस्तुएं द्रव कहलाती है, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे शीशा हो, चाहे जो हो, यानी जितने जो भी हम देखते हैं सभी प्रकार के वस्तु द्रव कहलाते हैं। तो हम बात करेंगे अब द्रव के प्रकार में टाइप ऑफ मैटर। द्रव कितने हैं? तो हम अणुओं के बीच आकर्षण बल तथा उनके परस्पर दूरी के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। पहला ठोस, दूसरा द्रव तथा तीसरा गैस। तो हम बात कर रहे हैं द्रव के प्रकार में टाइप ऑफ मैटर के बारे में। तो अणुओं के बीच आकर्षण बल तथा उनके परस्पर दूरी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। तो अब हम बात करेंगे द्रव के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस के बारे में। तो जब पदार्थ के अणु पास हों, एक दूसरे से चिपके हों तथा उनके आकर्षण बल ज्यादा हो तो ऐसे पदार्थों को ठोस पदार्थ सॉलिड कहलाता है। इनका आकार को बदलने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। यानी ठोस पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु एकदम पास होते हैं तथा उनके आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है तथा उनको इनके आकार बदलने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ के आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, यानी ये जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार के रहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे द्रव के बारे में। दूसरा है लिक्विड द्रव। तो जब पदार्थ के अणु ठोस की अपेक्षा
दूर दूर होते हैं तथा उनके आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं तथा उनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार हो जाता है और उसी को धारण कर लेता है, लिक्विड कहलाता है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और फिर हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे गैस में होता है। तो जब पदार्थ के अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा दोनों की अपेक्षा उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं तथा उनके आकर्षण बल न के बराबर होते हैं, गैस कहलाता है। गैस का ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कैसे द्रव के प्रकार में। तो द्रव तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। तो ठोस में क्या होता है, ठोस में उसके अणु एकदम पास पास होते हैं और ठोस में उसके अणु एकदम पास पास होते हैं तथा इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है तथा उनके आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा होता है द्रव। तो इसमें क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा अणु एक दूसरे से दूर रहते हैं तथा उनके आकर्षण काम करते हैं मगर ठोस की अपेक्षा बहुत कम कार्य करते हैं। इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और तीसरा होता है गैस। तो गैस में क्या होते हैं, ठोस और द्रव की अपेक्षा दोनों की अपेक्षा इसके अणु एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं तथा उनके आकर्षण बल कुछ नहीं होता यानी ना के बराबर होते। इसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार हमने जाना ठोस, द्रव, गैस के बारे में हमने जाना। तो हम पढ़ रहे हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण हमने पहले जान दिया, उसके संसंजन बल तथा उसके आकर्षण बल के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। अब हम बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, बहने की क्षमता के आधार पर पदार्थ या द्रव का वर्गीकरण। तो बहने की क्षमता के आधार पर द्रव को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सॉलिड ठोस तथा दूसरा है तरल। तो बहने की क्षमता के आधार पे पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है ठोस और सॉलिड और तरल फ्लूइड। तो ठोस क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। बहने का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस सॉलिड कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस सॉलिड कहलाता है। यानी समान ताप पर यदि उसको रख दिया जाए तो ये बहेगा नहीं। और दूसरा होता है तरल पदार्थ। यानी तरल पदार्थ क्या होता है, फ्लूइड के बारे में कहते हैं। तो तरल वे पदार्थ होते हैं जो समान ताप पर बहने की क्षमता रखते हैं और इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का ये आकार धारण कर लेते हैं। तो बहने की क्षमता के आधार पर द्रव का वर्गीकरण। तो बहने की क्षमता के आधार पर पदार्थों या द्रव को दो भागों में बांटा गया है, सॉलिड और लिक्विड। तो ठोस का तो सॉलिड क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात समान ताप पर जिस अवस्था में है उसी अवस्था, उसी आकार, उसी आयतन में रहेगा, ठोस सॉलिड कहलाता है। और जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि। फिर दूसरा होता है तरल सॉलिड। तरल वे पदार्थ होते हैं जो समान ताप पर बहने की क्षमता पर रखते हैं और उनका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार धारण कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले द्रव के बहने की क्षमता के आधार पर चर्चा की। तो बहने की क्षमता के आधार पे द्रव दो प्रकार के होते हैं, ठोस और तरल। तो हमने तरल के बाद ठोस और तरल के बारे में चर्चा कर ली। तो अब हम बात करेंगे तरलों का वर्गीकरण। दूसरा होता है बहने की क्षमता के आधार पर ठोस और तरल होते हैं। तो तरल हमने बना, अब तरलों का वर्गीकरण हम चर्चा करेंगे। तो तरलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ तरलों को निम्न वर्गों के आधार पर विभाजित किया गया है। सबसे पहले
संपीड़ितता के आधार पे चर्चा करेंगे, दूसरा सैद्धांतिक के आधार पे चर्चा करेंगे और तीसरा न्यूटन के श्यानता के आधार पे चर्चा करेंगे। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, तरलों का वर्गीकरण। तो तरलों को 3 वर्गों के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है संपीड़ितता के आधार पर, दूसरा है सैद्धांतिक या व्यवहारिक आधार पर, तीसरा है न्यूटन के श्यानता के आधार। तो हम चर्चा कर रहे हैं तरलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तरलों के वर्गीकरण में आता है संपीड़ितता के आधार पर वर्गीकरण। तो संपीड़ितता के आधार पर तरल 2 प्रकार के होते हैं, द्रव लिक्विड तथा गैस या वाष्प। किसके आधार पे? संपीड़ितता के आधार पे संपीड़ितता के आधार पे तरल 2 प्रकार के होते हैं, लिक्विड और गैस अथवा वाष्प होता है। तो लिक्विड की बात करेंगे। तो संपीड़ितता के आधार पे हम चर्चा करें तो इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, यानी लिक्विड को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है तथा इन पर ताप परिवर्तन का कम प्रभाव पड़ता है। इन्हें व्यवहारिक दृष्टि से असंपीड़ तरल कहा जाता है। यानी हम संपीड़ितता के आधार पे देखें तो संपीड़ितता के आधार पे तरल 2 प्रकार के होते हैं, द्रव तथा गैस। तो द्रव क्या होता है? जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है तथा इन पर तापमान परिवर्तन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है तथा व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसे असंपीड़ तरल कहा जाता है। दूसरा आता है गैस अथवा वाष्प। तो इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। संपीड़ितता के आधार पर देखें तो इन्हें हम आसानी से दबाया जा सकता है तथा इन पर तापमान परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, अर्थात तापमान ज्यादा हो जाएगा तो कम संपीड़ होंगे और यदि ठंडा मौसम रहेगा तो ज्यादा संपीड़ रहता है। इन्हें संपीड़ तरल कहा जाता है, अर्थात इनको आसानी से दबाया जा सकता है, इसलिए इन्हें संपीड़ तरल कहा जाता है। किनको? गैस अथवा वाष्प को संपीड़ तरल कहा जाता है तथा लिक्विड यानी द्रव को असंपीड़ तरल कहा जाता है। तो हमने चर्चा क्या की? हमने संपीड़ितता के आधार पे जाना कि तरल कितने प्रकार के होते हैं। संपीड़ितता के आधार पे तरल 2 प्रकार के होते हैं, गैस तथा द्रव। तो द्रव क्या होता है? इसे हम असंपीड़ तरल कहते हैं और वाष्प तथा गैस इसे असंपीड़ तरल कहते हैं।